अकेले ही पैदल कई 100 किलोमीटर का खतरनाक सफर करने के बाद फाइनली यह बंदा अंटार्कटिका के साहिल पर पहुंचता है और सामने का नजारा देखने के बाद उसकी सारी हिम्मत ही टूट जाती है। जिस शिप में वह यहाँ आया था वह उसको छोड़कर जा चुकी थी और उसने अब वापस नहीं आना था। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की यह सर्वाइवल स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि ऑस्ट्रेलिया के $100 के नोट पर इस बंदे की पिक्चर है और इस स्टोरी में आपको यह भी पता चलेगा कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट क्यों खाली है और यहाँ कोई क्यों नहीं रहता। 2 दिसंबर 1911 को ऑस्ट्रेलिया के सिटी हार्बर से एक एक्सप्लोरर शिप अरोरा 18 लोगों के साथ अंटार्कटिका के लिए रवाना होती है, साइंटिफिक वर्क और इस कॉन्टिनेंट को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। इस शिप में मिशन लीडर डगलस मोसन भी थे, जो इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। 8 जनवरी 1912 को ये अंटार्कटिका के उस एरिया में पहुंचते हैं जिधर आज से पहले कोई भी नहीं आया था और ना ही इसको पहले एक्सप्लोर किया गया था। ये लोग उतरते हैं और यहाँ अपना कैंप फौरन से बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन कपड़ों के टेंट में इतनी ठंडी हवाओं से बचा नहीं जा सकता था। फिर ये लोग वुडन हट्स बनाना शुरू कर देते हैं उन लकड़ियों से जो ये ऑस्ट्रेलिया से अपने साथ लाए थे। तकरीबन महीना ही लग जाता है इनको हट्स बनाते बनाते, क्योंकि ये लोग इधर साइंटिफिक वर्क करने आए थे। तो यह एक मैग्नेटिक हट बनाते हैं साउथ मैग्नेटिक पोल में वेरिएशन को नोट करने के लिए और साथ ही एस्ट्रोनॉमिकली ऑब्जर्वेटरी भी बनाते हैं। 3 एक्सप्लोरेशन पार्टीज रेडी होती हैं। वेस्टर्न पार्टी साइंटिफिक रिसर्च के लिए जिसने यहाँ से वेस्ट में जाना था, और साउदर्न पार्टी मैग्नेटिक सर्वे के लिए जिसने यहाँ से साउथ में जाना था। तीसरी थी फार ईस्टर्न पार्टी जिसने अंटार्कटिका में बहुत अंदर तक जाना था और इसके अननोन इलाकों को मैप करना था। इनका टारगेट था कि ये लोग बेस कैंप से इस डेडली कॉन्टिनेंट में 600 माइल्स तक अंदर जाएंगे और नए एरियाज की डिस्कवरी करेंगे। इस फार ईस्टर्न पार्टी में 3 लोग थे और इनके साथ 12 कुत्ते थे सामान वाली स्लेजेस को खींचने के लिए। ये लोग अपने साथ 3 स्लेज लेकर सफर शुरू करते हैं जिसमें जरूरत का सारा सामान, टेंट, कई महीनों के खाने पीने का सामान और साथ ही बहुत सारा डॉग फूड भी था। 10 नवंबर 1912 को ये ग्रुप जर्नी शुरू करता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे रास्ता खराब होना शुरू हो गया था। जर्नी में अभी तक कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर मसले शुरू हो जाते हैं। इस जर्नी में 3 हफ्तों के बाद इनको फ्रॉस्ट बाइट्स और स्नो ब्लाइंडनेस शुरू हो गई थी। जब सूरज की यूवी रेज कॉन्स्टेंटली स्नो से रिफ्लेक्ट होते हुए आपकी आंखों में पड़ती रहती है तो उससे स्नो ब्लाइंडनेस शुरू हो जाती है। लकीली इनके पास इसका सॉल्यूशन था। एक मिक्सचर होता है जिसे आंखों में डालते हैं तो वह सेट हो जाता है। सामान यूज होता जा रहा था तो एक स्लेज खाली हो गई थी। उसका थोड़ा बहुत सामान ये बाकी 2 स्लेजेस पर शिफ्ट कर सफर शुरू कर देते हैं। 35 दिन गुजर गए थे इनकी एक्सपेडिशन को और इन्होंने बेस कैंप से 500 किलोमीटर अंदर की तरफ ट्रेवल कर लिया था। अब यहाँ पर इनके साथ एक ट्रेजेडी होने वाली थी। उसको बताने से पहले आपको इन सब की लोकेशन समझनी पड़ेगी। सबसे आगे थे डगलस मोसन जो रास्ते को मैप कर रहे थे। इनके पास 2 स्लेजेस बची हुई थी। जो आगे वाली स्लेज थी उस पर बड़ा लिमिटेड सामान था, खाने का और क्लॉथिंग वगैरह, और इसका वेट भी कम था। तो इसको ग्रुप के सबसे वीक डॉग्स खींच रहे थे। इस स्लेज के साथ मर्च प्लाइंडिया इसको ग्रुप के सबसे पावरफुल डॉग्स खींच रहे थे। सारा जरूरी सामान इन्होंने पीछे वाली स्लेज पर इसलिए रखा था कि अगर कहीं बर्फ कमजोर हो तो एक्सीडेंट की कंडीशन में पहली स्लेज खाई में जाए और दूसरी बच जाए। जब ये लोग एक लोकेशन से गुजर रहे थे तो वह एक आइस ब्रिज था जो बर्फ की लेयर्स के नीचे छुपा हुआ था। डगलस मोसन और जेवियर मार्ट्स जब अपनी स्लेज के साथ आ गए थे तो उनको पीछे से एक कुत्ते के चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, ना न्यूट्स थे, ना कुत्ते थे और ना ही उनकी स्लेज दिखाई दे रही थी। ये लोग लगते हुए पीछे जाते हैं तो देखते हैं कि जमीन में 11 फीट बड़ा सुराग हुआ है और जमीन में इसकी गहराई 160 फीट से भी ज्यादा थी। इतनी के नीचे बिल्कुल ही अंधेरा नजर आ रहा था। 4-5 घंटे तक ये उस खाई में न्यूज को आवाजें देते रहते हैं, लेकिन नीचे बिल्कुल ही खामोशी थी। न्यूज की मौत का इन दोनों पर बहुत गहरा असर हुआ था। जो कुत्ते इसमें गिरे थे वह बड़े और पावरफुल थे। बाकी 6 जो बचे थे
वो कमजोर थे। सारा डॉग, फूड और एसेंशियल सामान उनका खाई में गिर गया था और इनके पास पहली स्लेज पर सिर्फ 10 दिन का खाना बचा हुआ था। यह लोग 35 दिन दूर थे अपनी वापसी के रास्ते तक और साथ ही 500 किलोमीटर का यह रफ डिस्टेंस था। डगलस मॉसन फौरन वहीं से जेवियर मर्स के साथ अपना वापसी का रास्ता शुरू कर देते हैं और अब इन्होंने अपना पूरा फोकस सर्वाइवल पर कर दिया था। इनके पास कुत्तों का खाना तो था नहीं, तो वापसी के सफर के दौरान डगलस मॉसन एक एक करके सबसे वीक कुत्ते को मारना शुरू कर देते हैं अपने खाने के लिए और बाकी कुत्तों को खिलाने के लिए। वापसी के सफर में 2 हफ्ते गुजर गए थे और इन्होंने तकरीबन 300 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। अब यहाँ से मर्स की हालत खराब होना शुरू हो गई थी। ये आखिरी कुत्ते को भी मार देते हैं और इनके पास कोई कुत्ता नहीं बचा था। अब यह अकेले थे। मौसम इंतहा खराब था। मर्स के साथ साथ डगलस मॉसन की भी हालत खराब हो रही थी। मर्ट इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे चला भी नहीं जा रहा था। ये यहाँ पर ही टेंट लगाते हैं। मर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वह स्लीपिंग बैग से भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इनको फिट्स के भी दौरे पड़ना शुरू हो गए थे। उन्हें वहीं कब्र में दफनाते हैं और बैरियल सर्विस को रीड करते हैं। मर्स के जाने के बाद डगलस मॉसन बिल्कुल ही अकेले पड़ गए थे। यहाँ से बेस कैंप अभी भी 160 किलोमीटर दूर था, जहाँ पहुंचने की उनकी चांसेस बहुत कम थी। वे स्लेज को मॉडिफाई करके छोटा करते हैं और उस पर केवल जरूरी सामान रखकर यहाँ से अपनी जर्नी अकेले ही शुरू कर देते हैं। बर्फ में चलते चलते इनके पांव इतने जख्मी हो गए थे कि इनसे चलना भी मुश्किल हो रहा था। डगलस मॉसन मेंटली प्रिपेयर थे कि वो भी न्यूज़ की तरह इन ट्रेंचेस में गिरकर मर सकते हैं और फिर यही होता है। डगलस मॉसन रास्ते में एक बहुत गहरी ट्रेंच में गिर जाते हैं, लेकिन उनकी स्लेज ऊपर चोटी पर फंस जाती है और वह रस्सी के जरिए लटक जाते हैं। उस टाइम डगलस मॉसन सोचते हैं, बस यह मेरा एंड है। अभी वो स्लेज ऊपर से गिरेगी और मैं इस अंधेरी खाई में गिर जाऊंगा। लेकिन फिर स्लेज नहीं गिरती। डगलस मॉसन के जिस्म में इतनी जान नहीं थी कि वह अपने आप को रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर बाहर निकाल ले, लेकिन फिर भी वह कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल से वह चोटी की तरफ पहुंचते हैं तो बर्फ का एक टुकड़ा भी टूट जाता है और वह दोबारा रस्सी के जरिए लटक जाते हैं। एग्जॉस्ट तो हो चुके थे, लेकिन किस्मत बार बार मौका दे रही थी बचने का। इस बार वह अपनी पूरी जान लगाकर जैसे तैसे उससे बाहर निकल ही आते हैं। दिन ब दिन उनकी फिजिकल कंडीशन कमजोर होती जा रही थी। इनके पास खाना बिल्कुल खत्म हो गया था, तो किस्मत से उन्हें बहुत दूर एक चीज दिखाई देती है। एक सर्च पार्टी ने स्नो ब्लॉक के ऊपर थोड़ा बहुत खाना छोड़ रखा था और इन लोगों के लिए एक नोट रखा था जिस पर डिस्टेंस 23 माइल लिखा था, जबकि सर्च पार्टी सिर्फ 6 घंटे पहले यहाँ से वापस गई थी। और जब वे जैसे तैसे वहां पहुंचते हैं तो उनकी सारी उम्मीद ही टूट जाती है। बेस कैंप का सीन देखकर अरोरा शिप उन्हें दूर इस कॉन्टिनेंट से जाती हुई नजर आ रही थी। सिर्फ कुछ घंटों की देरी की वजह से उन्होंने इस शिप को मिस कर दिया था। डगलस मॉसन को अब यहाँ एक और साल गुजारना था। 5 रेस्क्यू मेंबर्स को इनके लिए छोड़ा गया था। पीछे डगलस मॉसन की रिस्पेक्ट इन लोगों के लिए बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी वजह से वे इस डेडली कॉन्टिनेंट पर एक और विंटर गुजारने के लिए तैयार हो गए थे। जिस लोकेशन पर न्यूज़ की मौत हुई थी, उस लोकेशन पर ग्लेशियर का नाम न्यूज़ ग्लेशियर रखा गया था और जिस लोकेशन पर मर्स की मौत हुई थी, उस लोकेशन पर ग्लेशियर का नाम मर्स ग्लेशियर रखा गया था। और डगलस मॉसन की इस हिम्मत और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की वजह से उनका पिक्चर ऑस्ट्रेलिया के $100 के नोट पर है। मगर जरा सोचिए, एक 30 इंच जितनी चौड़ी ऑनएल कोटेड पाइप अगर आपको बिजली की फुर्ती से खींच के अपने अंदर ले ले। ये 5 लोग अपने आप को ऐसे ही दिल को दहला देने वाली सिचुएशन में पाते हैं, मगर इनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचता है अपनी अनसुनी कहानी को दुनिया के सामने रखने के लिए। और एक गोप्रो कैमरा जो इनमें से एक इंसान के सूट में लगा हुआ था, यह सब रिकॉर्ड कर रहा था। इस कैमरे के अंदर मौजूद मंजर आपके हाथ पांव कांपने पर मजबूर कर देगा। ये सब जानने के लिए देखना मत भूलना मेरी अगली वीडियो, पारिया डाइविंग डिजास्टर की हैरान कर देने वाली सर्वाइवल स्टोरी।